नेक्स्ट आता है बेटा आपका कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। शायद ये जो टर्म्स आपने पहले नहीं सुनी होंगी, ठीक है। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस क्या होता है, हाँ अपने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अब क्या है कि ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर क्या है बेटा, एक डिवाइस है। ये कैपेसिटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो काम करता है यूज टू स्टोर चार्ज, चार्ज को स्टोर करने में काम आता है। ये क्या करते हैं, दो कंडक्टर लिए, दो कंडक्टर हैं, कोई भी ले लिए, कोई भी शेप के ले लिए, ठीक है। एक ये ले लिए, कोई भी शेप के दो कंडक्टर ले लिए, ठीक है। एक ये और एक ये, ठीक है। ये भी एक कंडक्टर है, मान के चलो कंडक्टर 1, और ये कोई है आपका कंडक्टर 2, ठीक है जी। इन कंडक्टर में कंडक्टर मटेरियल्स जिसमें कुछ चार्ज है, ठीक है, एंड द कंडक्टर मटेरियल्स आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटेड मटेरियल, इंसुलेटेड मटेरियल, ठीक है। इसका कुछ पोटेंशियल है, मान के चलो V1, और इसका कुछ पोटेंशियल है V2। तो ये जो पर्टिकुलर ऐसा जो सिस्टम बनता है, two conductors are separated by a insulated material is known as capacitor, and these capacitors has the property to store charge. This capacitor की क्या होती है, capacitors has the property of store charge, और चार्ज को स्टोर करते हैं ये, ठीक है। उसी को नाम दिया गया, उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया, दिस प्रॉपर्टी, कैपेसिटर हैज द प्रॉपर्टी टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। कैपेसिटर। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह भी आता है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कहां से आया। सिंपल सी बात है, यह तो हमने सीखा कि चार्ज प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। अगर इस कंडक्टर 1 से नेगेटिव चार्ज उठा के लेके जाएंगे तो यहां पे भी कितना चार्ज आएगा, Q, और यहां पे भी कितना चार्ज आएगा, Q, ठीक है। एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। मैं फिर से लिखता हूं, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको बहुत सारे बुक्स में सिंपल V या V1 माइनस V2, ठीक है, ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ऐसे कुछ जो अभी सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम कैपेसिटर्स। और सिंपल सी बात है, अगर V1 V2 कोई आपका पोटेंशियल है तो आपको लगता है कि इनके बीच में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का होगी, क्योंकि हमने खुद पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहां पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का होगी। तो ये जो पूरा सिस्टम है आपका, जिसमें हम मान लेते हैं कि V1 हायर पोटेंशियल पे है और V2 लोअर पोटेंशियल पे है, तो सिंपल ऐसा जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं आपका सारा मिला के कैपेसिटर। और जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है वो होती है आपका सिंपली क्या, जिसको नाम दिया हमने कैपेसिटेंस। तो एक टर्म को डिफाइन किया गया, द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, इसको C से डिनोट किया गया, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, इसको बोला गया चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। और ये बेसिकली जो चार्ज है आपका, चार्ज ऑन द प्लेट ऑन हायर पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात है कि एक में पॉजिटिव होगा एक में नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू C। ध्यान रखना हमेशा मेरी बात, ये होता है सिंपल आपका Q बाय V। क्या होता है आपका Q बाय V होता है कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू होल्ड चार्ज, इसको बोला हमने कैपेसिटेंस। इसके जो यूनिट होते हैं, C के जो यूनिट होते हैं, यहां से तो समझ में आ रहा है कूलम पर वोल्ट, लेकिन यूनिट लिखे जाते हैं इसके फेराड।
जो मतलब अभी जो मतलब फेराडे है उनसे रिलेटेड सारी बात होती है। तो फेराड यूनिट अभी लिखे जाते हैं और इसको कैपिटल एफ से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात आई। और बीच में मटेरियल कैसा है, इंसुलेटर, मतलब उस मटेरियल में कुछ ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो एक और चीज यहां पे बोली गई जिसको नाम दिया गया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसको नाम दिया गया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि ये जो पर्टिकुलर आपका जो ये मीडियम है, ठीक है, इसकी कोई स्ट्रेंथ है। जैसे जैसे हम, सिंपल सी बात है ना, यहां से समझ में आता है ऊपर वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा कि अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो सिंपल सी बात है, क्या चार्ज बढ़ने लगेगा, क्योंकि चार्ज को हम Q इज इक्वल टू CVV तो लिख सकता हूं। जैसे जैसे V को बढ़ाता जाऊंगा क्या चार्ज बढ़ता जाएगा। और V क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर V बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, आपका मटेरियल क्या हो सकता है, आपका मतलब मटेरियल में क्या हो सकता है, जो मटेरियल है वो टूट भी सकता है, जो इंसुलेटर मटेरियल है वो टूट भी सकता है। तो इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू होगी ना, जो इस कैपेसिटर्स के बीच में आप लगा सकते हो। ठीक है, मटेरियल टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, उसको बोला हमने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। इट इज इतना धीरे इसलिए बता रहा हूं कि कैपेसिटर को समझने में दिक्कत आती अभी थोड़ी थोड़ी है ना। इट इज द बोल सकते हैं कि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ मटेरियल कैन हैंडल विदाउट आयोनाइज हो जाती है एयर जैसे। ठीक है, एयर के केस में बात करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। याद रह जाए तो ज्यादा कोई मतलब, इससे ज्यादा अगर वैल्यू देंगे आप एयर को तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है दो कंडक्टर्स के बीच में वो टूटने लगेगा। एक और बात हमेशा याद रखना, ठीक है, ये जो वैल्यू ऑफ सी है, जब कैपेसिटेंस है, सी क्या होता है, हाँ रेशो Q/V है, लेकिन ये डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द ओनली डिपेंड्स ऑन द शेप, या बोल सकते हो शेप ऑफ या ज्योमेट्री, आगे पता चल जाएगा, ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर उस पर डिपेंड करती है। इसका Q और V से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। जो कैपेसिटर बनता है उसको कैसे बनाया गया है उस पर डिपेंड करता है। Q/V हाँ C के बराबर आती है, लेकिन C Q/, ना Q पे डिपेंड करता है ना V पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट आता है बेटा द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कैपेसिटर ऊपर पढ़ रहे हो, जो अभी डिफाइन किया, सब कुछ अभी डिफाइन किया, उसका एक टाइप होता है स्पेशल केस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब क्या है, आपकी जो अभी बुक्स है उसमें सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करिए, लेकिन जो कैपेसिटर होते हैं वो सिलेंड्रिकल भी होते हैं, सिंपल आपका, और किसी शेप के भी होते हैं, जैसे आपका अब स्फेरिकल हो गए। ठीक है, किसी भी शेप के हो सकते हैं, लेकिन यहां पे सिंपल हमारी स्टडी कहां पे हमको रिस्ट्रिक्ट करती है, वो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये बोला गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कैसे लिखा गया, दो प्लेट्स हैं, मतलब दो अभी कंडक्टर है, दोनों के बीच में चार्ज है, कुछ भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक में पॉजिटिव, अगर एक में भी इसमें पॉजिटिव तो इसमें कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसमें +Q और इसमें
माइनस क्यू। अब ये जो प्लेट्स हैं इन दोनों के बीच में जो छोटा सा डिस्टेंस है उसको मान लिया हमने डी, और जो प्लेट्स हैं ये पीछे को ऐसे हैं, पूरी ऐसी पीछे को प्लेट्स हैं, ठीक है, तो उनका एरिया मान लिया हमने ए। बात समझ में आ गई। स्टार्टिंग में क्या है, इसमें एयर भरी हुई है, क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है, और सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है और इसकी क्या है माइनस सिग्मा। सिंपल सी बात, आपने पढ़ा होगा चार्ज डेंसिटी, अगर याद होगा जब हमने जो इनफाइनाइट प्लेट में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, यहां पे कितनी आई थी 0, यहां पे कितनी आई थी, यहां पे भी कितनी आई थी 0, लेकिन यहां पे बीच में कितनी आई थी, अगर थोड़ा सा भी याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली थी हमने। एक एग्जांपल भी है लास्ट, अगर उसमें जाओगे एनसीईआरटी में, शायद लास्ट जो एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में वो भी सेम है, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी याद होगा तो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस पॉजिटिव की वजह से, इतनी मैं यहां पे लिख भी देता हूं, इस पॉजिटिव वजह से डायरेक्शन ये वाली और नेगेटिव की वजह से उसकी तरफ जा रही है, तो ब्रैकेट में लिख देता हूं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय, और इसकी वैल्यू आई एग्जैक्ट आपकी सिग्मा बाय, और इसकी डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव, डायरेक्शन क्या पॉजिटिव से अभी नेगेटिव, ठीक है। फिर ये पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस या वी क्या होगा आपका। पोटेंशियल डिफरेंस हमने बोला हाइयर प्लेट हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर, या V1 माइनस V2, ठीक है, प्लेट 1 और के बीच में पोटेंशियल। तो पोटेंशियल होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डी, अभी डिस्टेंस कितना है यहाँ पे डी, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बेसिकली V बाय डी, जो हमने पढ़ा था जब इक्विपोटेंशियल सरफेस कर रहे थे, तो V की वैल्यू आई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ठीक है। अगर अब कैपेसिटी को डिफाइन करना है तो कैपेसिटी क्या थी, Q इज इक्वल टू क्या थी बेटा, Q बाय V इज इक्वल टू C, Q बाय V इज इक्वल टू C था, ठीक है। तो Q को मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और ए क्या है प्लेट का एरिया, तो इसका लिख सकता हूं मैं सिग्मा इंटू ए, ठीक है। पोटेंशियल मैंने निकाला अभी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इज इक्वल टू सी, सिग्मा ने सिग्मा को मार दिया, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो ये क्या बन गया आपका एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी इज इक्वल टू सी। ये वैल्यू हमेशा आपको पता होनी चाहिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और हमने ऊपर बोला भी था ये किस चीज पे डिपेंड करेगी, जो आपका मटेरियल होगा उस की जो प्रॉपर्टीज है और कैसे उसको शेप और साइज में काटा गया है उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट तो बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल है एयर है, तो एप्सिलॉन नॉट ए क्या है एरिया प्लेट का, और डी क्या है दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये आती है आपकी कैपेसिटी ऑफ दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आता है आपका कैपेसिटी ऑफ दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। कैसे निकाला, सिंपल सब सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। सिंपल हमने क्या किया, Q बाय V निकाला, Q बाय V निकाला, एप्सिलॉन नॉट A बाय D आए। तो मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाएंगे क्या होता जाएगा, कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस कम करते जाएंगे तब भी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी थोड़ी सी, ठीक है जी। अब आता है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। अब डाइलेक्ट्रिक को जब हम क्या डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन कर लिया था ऊपर हमने बोला कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर मटेरियल पे या कैपेसिटर के बीच में, तो उसकी कैपेसिटी में क्या असर आता है, ठीक है। अगेन यहीं से स्टार्ट करना है, सब कुछ यहीं से होने वाला है फिर से, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया हमने जो लेते आ रहे थे, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज, सिग्मा समझ में आ गया। अब एरिया क्या लिया हमने A, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है D, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है D। अब क्या किया मैंने,
अब क्या किया मैंने, इस पे डी विड्थ की पूरी एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी। ये तो थोड़ा सा गलत हो गया, स्ट्रेट लाइन में आएगी ना। पूरी की पूरी, ये थोड़ा सा लग रहा है लेकिन इसकी भी विड्थ कितनी है, डी। ठीक है जी। अब इस डाइलेक्ट्रिक को जो मैंने इंसर्ट किया तो एक टर्म यहां पे निकल के आई जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है आपका के, क्या लिखा गया है उसको, के। और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम की डिवाइड बाय रिलेटिव अभी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसका जो रेशियो होता है वो होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बात समझ में आई। अब क्या किया, जब ऊपर जो हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अगर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, सिंपल सीखा हमने क्या, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है ना। जब डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया तो बोला कि पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं होगी कंडक्टर के अंदर, अगर याद होगा तो इसने क्या किया, इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड मान के चलो जो चार्ज आया उसको बोला हमने सिग्मा इंड्यूस्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। माना कि आपका जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, ऑब्वियस सी बात है कम होगी सिग्मा से, तो ई नेट में क्या लिख सकता हूं, ई नेट क्या रहा होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगी लेकिन इलेक्ट्रिक जितनी पहले थी उससे कम हो जाएगी, वो आएगी सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन। क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक? ठीक है। जब ये ई आया और बोला कि इन केस ऑफ लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स, इन केस ऑफ लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, जो सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड होता है वो सिग्मा का ही फंक्शन होता है। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा माइनस सिग्मा जो निकल के आता है वो होता है आपका सिग्मा बाय के, और के क्या पढ़ा हमने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या पढ़ा हमने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये वाली चीज याद रखने वाली है, ये वाली चीज याद रखने वाली है जी। तो फिर क्या किया हमने, सिंपल पुट कर दिया, ई नेट की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं अब पोटेंशियल भी निकाल लूं, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आई, ई इंटू डी के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है। अब कैपेसिटी भी निकाल लूं, कैपेसिटी क्या होता है आपका क्यू बाय वी, क्यू क्या होता है आपका सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाय सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिखना था बेटा, डी। सिग्मा ने सिग्मा को मार दिया, ये पूरा ऊपर चला गया तो के एप्सिलॉन नॉट बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए भी होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और ये भी समझ में आया कि जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो कैपेसिटी क्या थी, जब एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो बाय इंसर्टिंग दी डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी बढ़ी की नहीं। अगर मैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक बात करता हूं, विदाउट डाइलेक्ट्रिक बात करता हूं तो C इज इक्वल टू सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी आ रहा था। तो विद डाइलेक्ट्रिक कितना आया बेटा, विद डाइलेक्ट्रिक कितना आया, कैपेसिटी C इज इक्वल टू सी नॉट इंटू के, क्योंकि इसी की वैल्यू कितनी मानी हमने, सी नॉट। तो बोला जब किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। किस फैक्टर से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। ये
या तो ये दोनों की दोनों एक ही बात है। क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक? ये पर्पज है डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने का। डाइलेक्ट्रिक क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है तो कैपेसिटी, चोर चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक? थोड़ी बहुत आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन को देखो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इन्होंने बोला a slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of the parallel plate capacitor but has a thickness of 3/4D where D is the separation of the plates. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? क्या बोला इन्होंने? अगर थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा, बोला कि फर्स्ट केस क्या है, जब बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, माना चार्ज कुछ भी है, चार्ज के बारे में ज्यादा बात नहीं की, तो यहां पे प्लस क्यू चार्ज, यहां पे माइनस क्यू, डी इसका डिस्टेंस और ए इसका एरिया, तो कैपेसिटी मान लिया हमने सी नॉट। सी नॉट की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। फिर बोला कि जब इसमें डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया, जब इसमें डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, आई थिंक के उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, लेकिन उसकी थिकनेस कितनी है 3/4D। तो ये तो यही कैपेसिटर है मान के चलो, ठीक है। अब बोला कि कैपेसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, देखना ध्यान से। तो इसमें जो डाइलेक्ट्रिक डाला गया वो कितनी डिस्टेंस में डाला गया, 3/4D इस डिस्टेंस में के, और यहां पे क्या बच गया, एयर। यहां पे क्या बच गया, एयर। तो बोला कि कैपेसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, कैपेसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल क्या होगा, माना इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जा रही है, ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जा रही है, ई। तो पहले के केस में तो ई ही रहेगी, है ना। माना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी है, इस पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जा रही है, ई जा रही होगी स्टार्टिंग में, तो इसमें तो रहेगी फिर से ई, और उसमें क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई बाय के। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका, अगर ये 3/4 है तो ये कितनी बच गई आपका, D/4D, है ना। ये विड्थ कितनी होगी आपका 3/4। तो पोटेंशियल क्या होगा, ये पोटेंशियल ऐड करना है दूसरे वाले पर, अभी मतलब अभी जो आपका पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल टोटल कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है, E मान लिया, चार्ज कुछ भी, Q मान लिया दोनों पे, ये माइनस Q, ठीक है। तो इस पे पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल हम लिखते हैं, इस वाले पे पोटेंशियल कितना होगा, E इंटू इस वाले पे क्या D/4, ठीक है, प्लस इस पे कितना होगा E/K। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हाफ, मतलब K फैक्टर से कम हो गई है, डिस्टेंस कितना है 3/4 इंटू D। क्या मेरी बात समझ में आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जब मैं जाऊंगा यहां पे तो V को क्या लिखूंगा मैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D/4 प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू K 3/4 इंटू D। क्या ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या यहां तक मेरी बात एग्री कर रहे हो कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या होती है अंदर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अब क्या आया, आपका कैपेसिटी पूछी, कैपेसिटी क्या होगी आपका Q/V, और Q की वैल्यू क्या है सिग्मा इंटू ए, तो ये सिग्मा इंटू एरिया तो दोनों में सेम है, तो सिग्मा बाय ए डिवाइड बाय वी आई। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाय वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू क्या है, क्या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D/4 प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 3/4D, ठीक है। तो सिग्मा क्या दोनों से कॉमन आके कट जाएगा, सिग्मा क्या दोनों टर्म से आके कॉमन आके कट जाएगा, सिग्मा क्या होगा बेटा, दोनों में कट जाएगा।
जब सिग्मा कट गया तो बचेगा क्या, ऊपर नीचे से कट गया अभी सिग्मा, जब सिग्मा कट गया तो बचेगा क्या, सिग्मा कट गया तो बचेगा एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, तो ये दोनों जाके ऊपर चला गया, तो क्या बचा आपका 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और एरिया तो ऊपर है ही, नीचे क्या बचा 1/4 डी भी कॉमन है तो डी बाहर आ गया, प्लस 3/4, क्या यही आया, ठीक है। तो और क्या गया, और कुछ तो यहां से मैंने नहीं लिखा, ये के यहां पे 3/4 के, ठीक है। तो अब इसको जब मैं लिखूंगा तो क्या 4 तो अभी चला गया तो ऊपर है ना, 4 भी चला गया तो ऊपर, तो इस 4 को तो यहां पे लिखने का कोई पर्पज नहीं है, ठीक है। तो क्या बचा क्या, अगर मैं सोल्व करूं तो बचेगा क्या, अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो बचेगा क्या, 4 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी 1 प्लस 3/k, है ना। और मैं क्या करता हूं, अगर एलसीएम लेता हूं तो के आएगा और के ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा 4 एप्सिलॉन नॉट ए के, नीचे डी इंटू के प्लस 1, है ना, यही बचेगा। और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को क्या लिखा था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी अगर याद होगा, एप्सिलॉन नॉट क्या सी नॉट लिखा था, एप्सिलॉन नॉट ए जब मैं पुट करूंगा तो क्या लिखूंगा इसको, इज इक्वल टू 4k डिवाइड बाय यहाँ पे k प्लस 3 इंटू सी नॉट, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मैथ्स है, आपको निकालना आना चाहिए। k प्लस 3, 4k बाय k प्लस 3 से वैल्यू बढ़ जाएगी किसकी, सी नॉट, जो ओरिजिनल सी नॉट था, अगर मैं चेक करूं तो हाँ 4k बाय k प्लस 1, यही इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल आपको समझ आना चाहिए, मेन पर्पस था याद रखना कि क्या Q बाई वी इज इक्वल टू सी होता है, Q बाई वी इज इक्वल टू सी होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए जी। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अगर आपको 10th क्लास में थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो आपने क्या पढ़ा है, ठीक है, आपने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है और पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टडी किया होगा। तो यहां भी सेम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टडी द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स अगर थोड़ा सा भी समझ में आता है तो ये भी अगेन 2 टाइप से होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि कैपेसिटर्स कैसे लगे होते हैं, कुछ इस फॉर्म में लगे होते हैं, ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे आपको रेजिस्टेंसेस की थोड़ी सी याद होगी, ये आपका कैसा कॉम्बिनेशन होता है बच्चे, ये होता है आपका सिंपल, आपका कैसा कॉम्बिनेशन होता है, ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आपका सीरीज कॉम्बिनेशन की, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सिंपल अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन बनाता हूं, कोई सिंपल सा सीरीज कॉम्बिनेशन, 2 कैपेसिटर्स, C1 C2 मान लिया मैंने, तो इसका मेरे को एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, माना इसको किसी बैटरी से ज्वाइन कर दिया, ये बन गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ये मान लिया आपने V बैटरी या ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहा है, तो क्या हुआ, इसका एक C इक्विवेलेंट निकालना मेरे को आना चाहिए। मतलब मेरा पर्पस क्या है कि ये कैसा बने, इसको मैं एक C इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दूं, C इक्विवेलेंट में, ठीक है। इसमें पोटेंशियल क्या हो, V हो। तो सिंपल है, जितना चार्ज जो भी बैटरी करेगी, बैटरी क्या करेगी, चार्ज को ही मूव कराएगी, तो माना Q चार्ज यहां से अभी चला, यहां से भी कितना चार्ज चला, Q, क्योंकि इसमें Q, तो इस प्लेट में कितना चार्ज आया, प्लस Q, इसमें कितना आया माइनस Q, इसमें कितना आया प्लस Q, इसमें कितना आया माइनस Q, यही हुआ होगा, ठीक है। और इसमें भी कितना आया प्लस Q, और इसमें भी कितना आया माइनस Q चार्ज आया, ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब डिफर क्या करेगा, ठीक है, अगर कोई बैटरी है तो बैटरी का कुछ पोटेंशियल कौन यूज करेगा, V1 पोटेंशियल ये यूज करेगा और V2 पोटेंशियल
ये यूज करेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये भी रखना यार कि चार्ज तो सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, तुमको लगता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। एग्री कर रहे हो कि नहीं? ठीक है, टोटल पोटेंशियल जो सप्लाई हुआ, जितनी एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस जो सप्लाई हुआ V, वो किसके बराबर होगा? V1 और V2 को सिंपल ऐड किया। तो अगर मैं दूसरे इक्विवेलेंट सर्किट को देखूं तो V को मैं क्या लिख सकता हूं? V को लिख सकता हूं मैं Q बाय C इक्विवेलेंट, अगर मैं दूसरे सर्किट जो इक्विवेलेंट सर्किट से देखूं तो। और यहां पे मैं V1 को क्या लिख सकता हूं? Q1 बाय Q वही पास करेगा बाय C1 प्लस Q डिवाइड बाय C2, ये आपस में कट जाएंगे। तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा मेरे भाई? C इक्विवेलेंट आएगा 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। ये आया सिंपल आपका पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिंपल हमने क्या किया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। और तो सिंपल याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है इन केस ऑफ कैपेसिटर्स, इन केस ऑफ कैपेसिटर्स। अब अगर मैं आगे बढ़ू, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं जाऊं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं जाऊं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाऊं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा क्या? दो कैपेसिटेंस है मान के चलो, C1 C2 दो कैपेसिटर्स है, इसमें को मैं कोई वोल्टेज सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। V ये साइन दोनों का सेम है नहीं, ठीक है, एक C1 और C2, इसका इक्विवेलेंट मेरे को निकालना है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा? सॉरी रेजिस्टेंस बना दिया मैंने। इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा बेटा? इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा इसका कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर और V से कनेक्टेड है V, ठीक है जी। ये सर्किट होगा तो मेरे को C इक्विवेलेंट किसकी फॉर्म में चाहिए? C1 और C2 की फॉर्म में। तो सिंपल सी बात है, यहां से Q चार्ज पास करेगा और निकलेगा भी Q चार्ज। तो क्या इसके पास जाने के दो रास्ते हैं? तो एक तो ये Q1 और ये Q2। यहां से कितना निकला? Q1 और यहां से कितना निकला? Q2। और बाद में आया तो इसमें से भी कितना चार्ज पास करेगा? Q। तो मैं ऐसे अभी लिख सकता हूं, बस सोचना कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। और पैरेलल के केस में सेम क्या होता है? पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल C1 को मिलेगा उतना ही पोटेंशियल C2 को भी अभी मिलेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? Q को तो लिख सकता हूं मैं यहां से, अगर थोड़ी सी भी बात समझ में आती है, क्या C इक्विवेलेंट इंटू V सेकेंड सर्किट से। इसमें क्या लिख सकता हूं मैं? इस वाले में क्या V इंटू C1 प्लस V इंटू C2 का पोटेंशियल सेम है, तो C इक्विवेलेंट कितना आया? C1 प्लस C2। तो पैरेलल में रखोगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। दो बातों का ध्यान में रखना इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा आएंगे, आ भी सकते हैं वैसे तो। अगर सिंपल याद रखोगे इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, याद रखना, ठीक है, याद रखना पहला पॉइंट, चार्ज क्या रहता है? कांस्टेंट, ठीक है। और पोटेंशियल या V क्या हो जाता है आपका? सेम नहीं होता, नॉट सेम। पोटेंशियल जैसे एक में गया V1 और दूसरे में क्या गया बेटा? V2। याद रखना। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है? अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या याद रखना है? V रहेगा अक्रॉस द कैपेसिटर सेम और चार्ज नोट से। ये दोनों चीजें भी साथ में पता होनी चाहिए। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने सिखा दिया थोड़ा सा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। बुक में एग्जांपल दिया है, नेटवर्क ऑफ 4
कैपेसिटर 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर मतलब 10⁻⁻6 is connected to a 500 volt supply as shown in figure. The equivalent capacitance of the network. पहले तो ये देखना है क्या होगा। मान के चलो कोई भी चार्ज अगर इसमें जाएगा इससे, तो ये दोनों, ये तीनों तो सीरीज में है, ये 1, ये 2 और ये 3, ये तो अभी सीरीज में है, और इस फोर्थ के पैरेलल में है। जब इन तीनों को मैं लिखूंगा, ठीक है, 1 2 3 का जो मैं सी इक्विवेलेंट निकालूंगा तो क्या होगा, क्या ये सीरीज में है, तो 1 2 3 का अगर मैं इक्विवेलेंट लिखने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, ठीक है, 1 2 3 का अगर मैं लिखने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 1 2 3 का। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं 1 2 3 का लिखने जाऊंगा सी इक्विवेलेंट ऑफ 1 2 और 3 तो क्या लिखूंगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कितनी वैल्यू होगी इसकी, सबकी 10 फेराड माइक्रोफेराड है ना, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 तो कितना होगा, ये एलसीएम लिया सेम आया तो क्या 3/10 है ना, 3/10 तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, क्या 10/3 माइक्रो फेराड आएगी, 10/3 माइक्रोफेराड आएगी। ठीक है जी। अब क्या चौथा इसके पैरेलल है, तो सी इक्विवेलेंट किसका है, 1 2 और 3 का। अब क्या करना है, मुझे इक्विवेलेंट निकालना है चारों का, तो सी इक्विवेलेंट ऑफ 1 2 3 और 4, क्या ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, तो कितनी आएगी वैल्यू, नहीं सॉरी पैरेलल है, तो 10/3 प्लस 10 कितनी आएगी, आई थिंक इसकी वैल्यू आएगी 40/3 माइक्रोफेराड। तो पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कितना आया, 40/3 माइक्रोफेराड। कितना आया, माइक्रोफेराड। सीरीज में क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/, ठीक है, ये बात हो गई। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है बेटा, द चार्ज ऑन दी ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा। सिंपल सी बात है, अगर थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है तो, अगर मैं इसकी बात करूं, C4 की बात करूं, चार्ज अक्रॉस C4 तो सिंपल है, ठीक है, क्योंकि इसको कितना पोटेंशियल मिला, कितना पोटेंशियल मिला, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आया C4 के अक्रॉस 500 वोल्ट, ठीक है, 500 वोल्ट आया। लेकिन जो सीरीज में गया इनको कितना पोटेंशियल मिला, इसको मिला 500/3, क्योंकि V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या होना चाहिए, टोटल V, तो इसको भी कितना कैपेसिटेंस अभी वोल्टेज मिला 500/3, और इसको भी कितना मिला 500/3 वोल्ट। सिंपल सी बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है। तो इन तीनों में भी चार्ज कितना रहेगा, सेम। तो पहले मैं लिख देता हूं चार्ज अक्रॉस Q4 कितना होगा, पोटेंशियल कितना मिला इसको 500, ठीक है, कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी है इसकी 10 माइक्रोफेराड, मतलब 10 × 10⁻⁻6। क्या इतना चार्ज मिला होगा, सिंपल सोल्व करोगे तो आएगा 5 × 10⁻⁻3 10⁻⁻3 कूलम, ठीक है। और अगर Q1 1 2 3 में करोगे तो सबका सेम ही आएगा, Q1 2 3 में, क्योंकि इसका पोटेंशियल कितना है, क्या 500/3, क्या पोटेंशियल है 500/3, और चार्ज तो सेम ही है 10 × माइक्रोफेराड 10⁻⁻6, तो सिंपल आएगा इसका 5/3 × 10⁻⁻6 कूलम, या आई थिंक 1.7 समथिंग जो भी आएगा वो सोल्व करके देख लेना। लेकिन समझ आना चाहिए कि हम कर कैसे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन आपका थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए। जहां से बेसिक से शुरू करना है कि सीरीज में ये होता है, पैरेलल में ये होता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो सिंपल क्या होगा, आपकी और चीजें इजी हो जाएंगी, ठीक है जी। आगे आता है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड अगेन आपका क्या होगा, अगर मैं किसी कैपेसिटर की बात करूं, किसी भी सिंपल कैपेसिटर की बात करूं, अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है, कोई भी कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की कैपेसिटी मान लिया C, ठीक है, इसमें चार्ज आया +Q और इसमें चार्ज आया -Q, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया मैंने
V। ये फाइनल कंडीशन रही होगी, है ना। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहां पे कितना चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे कितना चार्ज आया बेटा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बोर हो जाओ तो वीडियो रोक के कुछ बात करके या फिर अपना थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग से करना है, कैपेसिटर थोड़ा सा समझने वाली चीज है। ठीक है, V इसका क्या आ गया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आ गया, V पोटेंशियल डिफरेंस आया V। अब क्या, लेकिन ये सिचुएशन अभी थोड़ी बनी होगी, अभी तो बनी नहीं होगी। कैसे हुआ होगा, हमने क्या किया, अगर कोई इंटरमीडिएट सिचुएशन में सोचूं, इंटरमीडिएट सिचुएशन क्या रही होगी, इंटरमीडिएट सिचुएशन में सोचूं क्या रही होगी। माना यहां पे Q डैश चार्ज है पॉजिटिव, और यहां पे माइनस Q डैश चार्ज है। अब क्या करता हूं मैं, छोटा सा चार्ज लेके चलता हूं यहां से, डेल Q मान लिया, छोटा सा चार्ज लेके चलता हूं मैं, dq मान लिया, डेल Q मान लिया, तो वहां पे वो चार्ज ऐड होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे उतना नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। यही इसका मतलब हुआ ना। तो क्या हुआ, यहां पे चार्ज कितना मिलेगा मुझे थोड़ी देर के बाद, प्लस dq, और इतना यहां से माइनस हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, है ना। तो मैं क्या लिखूं, तो मैं वर्क डन लिखने की बात करता हूं, वर्क डन, ये चार्ज था, ठीक है, और ये आया, तो वर्क डन क्या होगा आपका, वर्क डन क्या होगा आपका, जितना चार्ज चला, जितना चार्ज चला होगा। ठीक है, वर्क डन इंटू पोटेंशियल आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी माना मैंने कितना चार्ज, V इंटू डेल Q, यही होता है वर्क डन। ठीक है, पोटेंशियल इंटू चार्ज, इतना चार्ज चला, इसको लाने में छोटा सा वर्क डन कितना करना पड़ा, छोटा सा वर्क डन मान लिया मैंने dWd, लेकिन पूरे चार्ज को ले जाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं V को क्या लिख सकता हूं, V को क्या लिख सकता हूं मैं, Q डैश बाय C, Q डैश बाय C, छोटा सा चार्ज, तो वर्क डन, छोटा सा वर्क डन कितना हुआ, ये हुआ। इस चार्ज को ले आने में मुझे इतना काम करना पड़ा, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, टोटल चार्ज कितना है, 1/c तो बाहर कॉमन आ गया, लिमिट क्या होगी 0 से Q, क्योंकि Q चार्ज में टोटल लाया हूं, और यही किस में स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, Q डैश इंटू dq। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, 1/c इंटीग्रेट किया तो Q स्क्वायर बाय 2। ओके, सिंपल है। इसको मैंने अपर लिमिट माइनस लो, अभी लोअर लिमिट भी स्टार्टिंग में ही हो गया ये, तो आइए Q स्क्वायर बाय 2c। और मैं Q को और लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, CV, Q स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं CV का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा C से C कट जाएगा तो हाफ CV स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। और यही वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैंने एक इंटरमीडिएट कंडीशन ली, एक बीच वाली कंडीशन ली बच्चे, जहां से मुझे पता चला कि इतना वर्क डन करना पड़ा, इन दोनों जगह में मुझे चार्ज लाने में मुझे इतना वर्क डन करना पड़ा। क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक, इतनी एनर्जी स्टोर हुई आपका कैपेसिटर में, इतनी एनर्जी स्टोर हुई कैपेसिटर में। ठीक है, अब एक और चीज ऐसे ही मैं बात कर लेता हूं, आपका जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, या फिर एनर्जी डेंसिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी को आगे लेके चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या करना है, 1/c को मैं क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट A/d, हम पढ़ते आए। पोटेंशियल को क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में अगर मैं पोटेंशियल को लिखना चाहूं तो क्या E इंटू पोटेंशियल की E इंटू डी, है ना, E इंटू डी होता है आपका होल स्क्वायर। क्या मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है। पोटेंशियल को हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करता हूं तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट A/d E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, एक डी से एक डी मर गया, तो आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू डी इंटू ए, और डी इंटू ए को क्या लिख सकता हूं मैं, वॉल्यूम। ये पोटेंशियल नहीं है, यहां पे मैं लिख देता हूं वॉल्यूम।
ठीक है जी। तो वॉल्यूम यहां से, और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आई, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम की वैल्यू आई गेस ए इंटू डी, है ना, और वॉल्यूम यहां से आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और इसको एक और नाम दिया गया जिसको बोला एनर्जी डेंसिटी। इसको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या नाम दिया गया बेटा, एक और नाम दिया गया एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो ये चीज भी आपको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए कि कैसे हम सिंपल चल रहे हैं आगे, एक एक स्टेप वर्क डन ही पढ़ते आ रहे हैं, उसको पढ़ने का तरीका, उसको पोटेंशियल की फॉर्म में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट किया, फिर वर्क डन अभी ही मतलब निकाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो इंटीग्रेशन को ऐड कर दे रहे हैं बीच में, लेकिन सिंपल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है जी। अब इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल अगर आप देखोगे, एग्जांपल है 9 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी एंड फिर क्या होता है आपका बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैराड कैपेसिटर, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, पिको का मतलब होता है, जहां तक मुझे समझ में आता है 10⁻⁻12 होता है। ठीक है जी, पिको फेराड, नैनो पिको और फिर फर्मी वगैरह आता है शायद, है ना। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है बेटा, 900 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी एंड हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। ठीक है, अगर मैं ए केस की बात करूं, फर्स्ट केस की बात करूं तो बहुत ही सिंपल है, तो फर्स्ट केस की बात करूं तो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट केस में आएगा आपका हाफ सी वी स्क्वायर, यही एनर्जी होगी फर्स्ट केस में। ठीक है, ई हाफ तो सिंपल समझ में आता है, सी की वैल्यू कितनी है 900 पिकोफैराड। अब 900 इंटू 10⁻⁻12 और वी स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 900 इस कितनी आएगी, ये आएगा 9/2 एंड इंटू 10⁻, ये 20 ये 10⁻⁻6 आएगा, तो 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल आएगी ये वैल्यू। ठीक है, सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में दे सेट कि अब कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया। जब बेटा कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया होगा तो क्या हुआ होगा, कैपेसिटर को जब डिस्कनेक्ट किया होगा तो इस कैपेसिटर के पास बचा क्या, प्लस क्यू चार्ज तो है ही, माइनस क्यू चार्ज है ही। ठीक है, फिर क्या किया, और पोटेंशियल कितना रहा होगा 100 वोल्ट का, और जब इसको कनेक्ट किया किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ, स्टार्टिंग में उस कैपेसिटर के पास कोई भी चार्ज नहीं है, स्टार्टिंग में उस कैपेसिटर के पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो क्या हुआ होगा इस पर्टिकुलर, अब पहली तो बात है कि इस वाले मान के चलो जो कैपेसिटर ये 1 है, इस कैपेसिटर से सेकंड कैपेसिटर में कुछ चार्ज फ्लो किया होगा क्यू डैश, और कब तक फ्लो किया होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता नहीं है। माना फाइनल पोटेंशियल आ गया वीएफ और इसका भी कितना आ गया वीएफ, तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो चार्ज फ्लो करेगा, वरना चार्ज फ्लो करेगा नहीं। तो फाइनल कंडीशन क्या रही होगी बेटा, फाइनल कंडीशन में अगर मैं बात करूं, फाइनल कंडीशन क्या रही होगी, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है मान के चलो, और माइनस क्यू डैश चला गया, तो इस पॉजिटिव प्लेट पे कितना आया प्लस क्यू माइनस क्यू डैश, और दूसरी वाली जो प्लेट है उस पे कितना आया माइनस क्यू डैश। ठीक है, इस पे कितना आया क्यू डैश और इस पे कितना माइनस क्यू डैश, इतना चार्ज मूव कर गया होगा जी। अब अगर मैं देखूं कि अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कि कितना चार्ज मूव कर गया होगा, क्या दोनों तब तक मूव करता रहेगा जब दोनों में पोटेंशियल सेम होगा, और कैपेसिटी तो दोनों की सेम है ही, कैपेसिटी कितनी है 900 पिकोफैराड है। तो अगर मैं फाइनल पोटेंशियल की बात करूं तो फाइनल पोटेंशियल होगा क्या दोनों में सेम, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी Q माइनस क्यू डैश डिवाइड बाय C,
है ना, और उसमें कितना आएगा क्यू डैश बाय सी, क्या सी से सी कट जाएगा, ठीक है, यही दोनों का पोटेंशियल होगा ना, जब सेम आएगा तो कितना आएगा Q इज इक्वल टू, ये माइनस वहां चला गया तो 2Q डैश, और Q डैश की वैल्यू आई Q बाय 2। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है जी, ये वैल्यू आई इसलिए वहां पे लिखा है Q बाई 2 Q बाई 2। ठीक है, तो फाइनल कंडीशन हुई क्या होगी, जो आपकी बुक में भी डायग्राम दिया है सेकंड, ये कंडीशन रही होगी, ये कंडीशन रही होगी, यहां पे चार्ज प्लस क्यू बाई 2, यहां पे चार्ज माइनस क्यू बाई 2, यहां पे भी प्लस क्यू बाई 2 क्योंकि इतना मूव कर गया, और यहां पे बच गया। ठीक है, अब आपको निकालना है क्यू की वैल्यू तो पता नहीं है, चार्ज तो पता है नहीं, वैसे निकाल भी सकते हैं चार्ज। क्या मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूं? अगर चार्ज हाफ हो गया, चार्ज हाफ हो गया, जब चार्ज फुल था, जब क्यू चार्ज था तो पोटेंशियल कितना था 100 वोल्ट, अब जब चार्ज हाफ हो गया तो पोटेंशियल भी कितना हो गया हाफ, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है चार्ज बाय सी, सी दोनों में सेम है, तो यहां पे पोटेंशियल आ गया 50 वोल्ट, और यहां भी पोटेंशियल कितना आ गया 50 वोल्ट। तो इसकी टोटल कैपेसिटी, टोटल एनर्जी कितनी हुई, इसकी टोटल एनर्जी इस पहले वाले कैपेसिटर की वजह से हाफ CV स्क्वायर, और दूसरे वाले की वजह से हाफ, पहले वाले की वजह से हाफ CV स्क्वायर, यहां पे लिखता हूं, पहले वाले की वजह से टोटल एनर्जी अगर मैं लिखूं सेकंड केस में हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ CV स्क्वायर, कैपेसिटी दोनों सेम है तो आई CV स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है 900 इंटू 10 रेज टू पावर 900 है ना, आई गेस, यस 900 इंटू 10 रेज टू पावर -12, और अब पोटेंशियल कितना हो गया है 50 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लिख सकता हूं मैं 900 इंटू 10 रेज टू पावर -12, 25, 15 टू 50, 25 इंटू 100, ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है जी, अब अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो वो आ रहा था वहां पे 100 इंटू 100, ये आया आपका 50 इंटू 50, तो इसकी कितनी वैल्यू आ गई 9 इंटू 25 इंटू 10 रेज टू पावर -8। ठीक है, अब इसको करूंगा तो कितनी आएगी 225 इंटू 10 रेज टू पावर -8, ऊपर वाले से मैच करने के लिए इसकी वैल्यू कितनी लिख दी मैंने 2.25 इंटू 10 रेज टू पावर -6 जूल, ये वैल्यू आई। ठीक है जी, क्या मेरी बात समझ में आई? अगर नेक्स्ट केस में अगर मैं देखूं कि इनिशियल एनर्जी कितनी थी, ये फाइनल है, इनिशियल कितनी थी, इनिशियल थी आपका 4.5 और फाइनल कितनी है 2.25, तो एनर्जी गई कहां, सिस्टम की पहले एनर्जी थी 4, तो वो कहां गई आपका हीट की फॉर्म में लॉस होगी। यहां पे आप हीट भी निकाल सकते हो, हीट जनरेटेड या लॉस एनर्जी 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर -6 जो स्टार्टिंग में आई थी, ये बाकी बच गई 2.25 इंटू 10 रेज टू पावर -6, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, इसमें कितना बचेगा 4.5 माइनस 2.25 10 रेज टू पावर -6। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एनर्जी चेंज हुई है, इनिशियली कुछ और थी और फाइनली कुछ और है। ठीक है जी, अब आते हैं आपके एग्जाम्पल्स के ऊपर, अब आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस दिए आपके आर लोकेटेड एट 16 सेंटीमीटर अपार्ट, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। क्या ये वहां भी किया था, ये एक सेम एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, दो चार्जेस दिए हैं आपको, दो केस बताए थे वहां पे, है ना, बस सोल्व करना खुद। इसकी वैल्यू है 5 इंटू 10 रेज टू पावर -8, और इसकी वैल्यू -3 इंटू 10 रेज टू पावर एक पॉइंट तो अंदर आएगा बीच में, इसको अगर टोटल 16 है तो ये x, तो ये 16 माइनस एक्स, यहां पे पोटेंशियल लिखोगे, दोनों को ऐड करके x की वैल्यू आएगी। दूसरा केस क्या लोगे, इसके बाहर कहीं, ये 16 तो बाहर कहीं x लोगे। ठीक है, तो ये a वाले के लिए क्या बन जाएगा, ये x बन गया, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, ये 16 प्लस x, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल लिखोगे। सेम एग्जांपल किया है, वहां वैसे का वैसा यहां पे सॉल्व करना है। अगर फर्स्ट केस में मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट केस में मैं लिखूंगा यहां पे, अगर मैं पोटेंशियल लिखूं, पोटेंशियल तो 0 होगा, लेकिन मैं लिखूं 5 इस वाले चार्ज के लिए, 5 इंटू 10 रेज टू पावर -8 वाले के लिए मैं लिखूं तो क्या होगा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, ठीक है, ये माइनस है दूसरा, तो -3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाय 16 माइनस एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर, ठीक है, ये सब कट जाएगा, सिंपल आपका x आ जाएगा। सेकंड वाले केस में अगर मैं लिखना चाहूं तो इस बड़े वाले चार्ज की वजह से कितनी वैल्यू आएगी इस पॉइंट पे, इस बड़े वाले चार्ज की वजह से आएगी आपका 5 इंटू 10⁻⁻8 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 प्लस एक्स, ठीक है, और दूसरे वाले की वजह से तो क्या आएगी, ऑब्वियस सी बात है माइनस में आएगी, -3 इंटू 10⁻⁻8 जो भी है x इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, ऑब्वियसली आपको दो वैल्यूज x की मिलेगी, लेकिन अभी 3 नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं कि इस बड़े वाले चार्ज के साथ में निकाल दोगे, इस साइड में कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका अभी रीजन मैंने दिया है ऊपर जब हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे, आई थिंक 2.1 या 2.2 था। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन सबको पता कैसी होती है, ऐसी कुछ है, ये है रेगुलर हेक्सागन, इसके बीच में सेंटर में क्या पूछा है, टोटल पोटेंशियल। तो अगर आपको ये वाली लेंथ पता, अगर ये एंगल पूरा 120 होता है तो ये कितना हो गया बेटा आपका 60, ये भी 60, ये भी 60, जैसे आपको करना है, लेंथ आपको पता है 10 सेंटीमीटर है ये, तो क्या ये वाली लेंथ निकाल लोगे, इसको x मान लिया, तो क्या इस पर्टिकुलर चार्ज जो रखा है एक चार्ज 5 माइक्रोकूलम, उसकी वजह से पोटेंशियल अभी निकाल लोगे, सबकी वजह से निकाल लोगे, सबको ऐड कर दोगे, x इसका सिंपल आंसर अगर मैं बताऊं सबकी वजह से सेम आएगा 6 इंटू चार्ज 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और x यहाँ पे आप अभी राइट एंगल ट्रायंगल या कैसे भी निकाल सकते हो, जैसा आपको सही लगता है आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू चार्जेस दिस आइडेंटिफाई एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो चार्जेस है मान के चलो आपके पास, दो चार्जेस कहां पे रखें, दो चार्जेस की अगर बात करते हैं तो दो चार्जेस हैं, ये है 2 माइक्रोकूलम और ये है -2 माइक्रोकूलम। पहली बात तो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव से भी यहां को जाती है और नेगेटिव की तरफ से यहां को जाती है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी ये, और हमने बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो सारे जो प्लेन्स होंगे यहाँ पे वो क्या होंगे आपका, ये जो प्लेन है मतलब ये प्लेन क्या होगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, ये वाली बात। नेक्स्ट आता है, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कैलकुलेट यूनिफॉर्मली ऑन इट, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फीयर, इनसाइड दिस स्फीयर हमने बोला कि कुछ भी होगा आपका क्या रहेगा 0, ठीक है, क्या होगी 0, क्योंकि अगर सॉलिड स्फीयर है तो खुद को चार्ज रीएडजस्ट करता रहेगा। जस्ट आउटसाइड क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन और चार्ज जो भी होगा डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 12, और इस केस में होगा 1 आउटसाइड के लिए क्या होगा एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, और R की जगह क्या होगा आपका 18 सेंटीमीटर। ये सिंपल आंसर है सारे। 2.5 की बात करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर हैज अ कैपेसिटेंस दिस इफ द डिस्टेंस, अगर 8 पिकोफेरेड किसकी वैल्यू है इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D पहले से दिया है। अब न्यू कैपेसिटेंस अगर पूछेगा तो C, उसकी वैल्यू क्या होगी K एप्सिलॉन नॉट A, एरिया बोला सेम है लेकिन क्या कर दिया चेंज, डिस्टेंस हाफ कर दिया तो D बाय 2, तो क्या होगा K की वैल्यू कितनी है 6, ये हो गया 12 इंटू और इसकी वैल्यू कितनी एप्सिलॉन नॉट की 8, तो आई थिंक 96, जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है 96 पिकोफेरेड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3 कैपेसिटर्स 9 पिकोफेरेड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस। अगर सीरीज में है बेटा तो हमने सिखाया था सेम चार्ज होता है, ये भी 9 पिको 9, ये भी 9 9 9 तीनों, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, C इक्विवेलेंट होगा इसका 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3,
C3, तो इसकी वैल्यू आएगी ये 1/C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा आपका, C इक्विवेलेंट होगा आपका 3 पिकोफैरेड, है ना। और तीनों सेम है तो तीनों में पोटेंशियल क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या होगा, इज इक्वल टू 120, तीनों में इक्वल है तो सिंपल आएगी उसकी वैल्यू 40 वोल्ट। देखना वहां पे जाके जब हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था, ठीक है। सिंपल हुआ ना, मतलब V1 अगर नहीं जिसको समझ में आया, V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों की वैल्यू कितनी आई, 120 के बराबर आई बेटा, 120, और तीनों की सेम है तो ऑब्वियस सी बात है एक की वैल्यू कितनी आएगी, 40, ठीक है। नेक्स्ट आपका 3 कैपेसिटर्स दिस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस, जब सी और पैरेलल में होते हैं तो सिंपली आपका ऐड हो जाता है, तो टोटल आ गया आपका 9 पिकोफैरेड, है ना। एंड इफ द 100 वोल्ट सप्लाई इज कनेक्टेड फाइंड द चार्ज, तो तीनों में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, और चार्ज क्या होता है C इंटू वी, तो Q1 में कितना होगा, C कितना है 2 पिकोफैरेड या 2 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V कितना है 100, Q2 में सिंपल आपका C की जगह क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100, और Q3 में क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100, ये हो जाएगा, ठीक है जी। अभी सिंपल बात है। नेक्स्ट में क्या होगा 2.8 अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया दिस एंड सेपरेशन दिस, फाइंड द कैपेसिटेंस, तो सिंपल है, C क्या होगा आपका एप्सिलॉन नॉट A बाय D, एरिया भी लिख सकते हो, और 3 mm को मीटर में कन्वर्ट करना है। इफ इट इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई फाइंड द चार्ज, ठीक है, तो चार्ज क्या होगा आपका C इंटू V, तो C ऊपर से निकाला, V की जगह 100 लिखा, आंसर आ जाएगा। फिर क्या लिखा है 2.9 a 3 mm thick mica sheet is inserted between the plates of the capacitor, explain what when the voltage supply is remain connected, ठीक है। ऊपर वाले केस की अगर बात करते हैं तो हमने क्या किया, एक कैपेसिटर है, उसकी बैटरी किससे जोड़ा था, आई थिंक 100 वोल्ट से जोड़ा था, 100 वोल्ट से, और इसकी कैपेसिटी कितनी निकाली थी हमने, इसी की कैपेसिटी की बात हो रही है, कैपेसिटी निकाली थी हमने एप्सिलॉन नॉट A बाय D, जो ऊपर वाले क्वेश्चन से आपने अभी निकाली होगी। माना उसकी कैपेसिटी आई C, उसकी कैपेसिटी कितनी आई C, और जब ये 100 वोल्ट बैटरी से अभी कनेक्टेड है तो सिंपल सी बात है कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा 100 वोल्ट। कैपेसिटी जब डाइलेक्ट्रिक ऐड करोगे तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, जब डाइलेक्ट्रिक ऐड करोगे तो कैपेसिटी हो जाएगी, जब डाइलेक्ट्रिक ऐड करोगे तो कैपेसिटी K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जो ऊपर निकाली है उससे, तो सिंपल आपका K इंटू C हो जाएगी, ठीक है। कि यहां तक मेरी बात समझ में आई, जो न्यू, तो अब पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि बैटरी अपना पोटेंशियल मेंटेन करेगी तो चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू आएगी Q, C इंक्रीज हुआ है, C की वैल्यू कितनी है K इंटू C, है ना, और पोटेंशियल कितना है 100, ये आएगा आपका न्यू चार्ज, मतलब चार्ज जो आपका K फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड है आफ्टर द सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड, मतलब शीट को तब डाला, इंसर्ट किया, ठीक है, जब आपका सप्लाई को अभी डिस्कनेक्ट कर दिया, जब डिस्कनेक्ट किया सप्लाई को, इसका बी पढ़ी, अच्छे क्वेश्चन है ये, ऊपर वाला समझ में आया होगा। जब डिस्कनेक्ट किया तो कैपेसिटर में पोटेंशियल कितना था 100 वोल्ट, और चार्ज हमने निकाला था C इंटू वी, या 100 जो इसका पोटेंशियल था, ये चार्ज निकाला था, ठीक है। अब जब डाइलेक्ट्रिक, अब चार्ज तो बदलने वाला नहीं है भाई, चार्ज बदलने वाला नहीं है, क्योंकि जब डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज के लिए तो जाने की जगह है ही नहीं, तो चार्ज क्या रहेगा C इंटू वी। ऊपर क्या था, जब कनेक्टेड था तो चार्ज जा सकता था, पोटेंशियल कांस्टेंट है, लेकिन अब पोटेंशियल चेंज होगा क्योंकि चार्ज कहीं जा सकता नहीं है, तो चार्ज तो क्या कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है। चार्ज क्या रहेगा C इंटू वी। अब जब डाइलेक्ट्रिक डाली तो C न्यू कितना हो गया K इंटू सी, क्या हो गया K इंटू सी, लेकिन चार्ज कितना आ रहा C इंटू वी, ठीक है, चार्ज निकाला, तो चार्ज की वैल्यू आई आपका C इंटू वी, और K कितना आया, नया जो C आया, नया C कितना आया आपका K इंटू सी। तो नया पोटेंशियल कैसे निकालोगे, पोटेंशियल कैसे निकालोगे, पोटेंशियल कम होगा कि बढ़ेगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा आपका, सिंपल इसको बोल सकते हो
के सी, है ना, सिंपल सी बात है, इंटू वी न्यू जो नया आया होगा इज इक्वल टू सी इंटू वी, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, चाहे को समझ नहीं आएगा। ठीक है, फिर से बताता हूं एक बार, अच्छे से कंफ्यूज नहीं होना यहां पे बिल्कुल भी। ठीक है, चार्ज कितना है सी वी, और वी क्या पोटेंशियल है जो ऊपर वाला है। ठीक है, तो अब जब डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज मूव कर सकता नहीं है मेरे भाई, है ना। तो चार्ज या वी की जगह मैं लिख देता हूं 100 इंटू सी, वी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ये चार्ज है, क्यू की वैल्यू है सी इंटू 100 वोल्ट था। ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो सी न्यू कितना हो गया, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो सी न्यू कितना हो गया मेरे भाई, सी न्यू हो गया आपका के इंटू सी। ठीक है, जब सी न्यू हो गया तो नया चार्ज तो सेम रहेगा। ठीक है, तो चार्ज को मैं लिख कैसे सकता हूं, के सी इंटू वी न्यू, है ना, क्योंकि पोटेंशियल चेंज हुआ है, चार्ज चेंज हुआ नहीं है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, सी इंटू वी के बराबर, सी से सी कट गया और वी न्यू की वैल्यू कितनी आई, वी बाय के, जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर आ जाएगा। पर हमने सीखा क्या, वी न्यू की वैल्यू आई वी बाय के। सीखा क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब बैटरी को कनेक्ट किया तो चार्ज कितना इंक्रीज हो गया, चार्ज आपका कितना बढ़ गया होगा बेटा, चार्ज बढ़ गया आपका कितना, के वैल्यू से चार्ज बढ़ गया, के वैल्यू से चार्ज बढ़ गया। लेकिन जब डिस्कनेक्ट करने के बाद डाइलेक्ट्रिक डाला तो के फैक्टर से पोटेंशियल कम हो गया। ठीक है, याद रखना ये दोनों बातें मेरी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 पिकोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है, 2.10 का होगा आपका हाफ सी वी स्क्वायर, कितना होगा बेटा, सी भी दिया है वी भी दिया है, दोनों पुट करके आंसर आ जाएगा। 2.11 की अगर मैं बात करूं, 600 पिकोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट सप्लाई, इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड देन कनेक्टेड टू द अनदर अनचार्ज्ड पिक, फाइंड द, सिंपल है। ये भी आपका लास्ट एग्जांपल जो है, जो आपका, ठीक है, सेम वैसा ही है। वहां पे अगर आप चेक करोगे, खुद करने की कोशिश करना, वहां पे क्या है, अगर आप देखोगे, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, अभी किया मैं थोड़ी देर पहले, सेम एग्जांपल, 900 की जगह वहां पे 600 है, और 100 वोल्ट की जगह कितना है वहां पे, आई थिंक 200 वोल्ट है। अगर आप देखोगे थोड़ा सा, अगर आप देखोगे उस एग्जांपल को, तो वहां पे 600 की जगह कितना है 900, और 200 की जगह कितना है 100 वोल्ट। तो सिंपल आप ऐसे सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ध्यान याद रखना कि जब बैटरी कनेक्टेड है तो क्या होता है और डिस्कनेक्टेड है तो क्या होता है। नहीं समझ में आएगा तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, तो ये था बेटा आपका स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग से करना, एक ही बात को बार बार घुमाया गया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बेसिक से पढ़ना, चीजें समझ आने लगेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।